जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी कैसे हैं आप? मैं जर्नी बढ़िया। कैसी रही? मैं बढ़िया एकदम अच्छे से। बहुत बढ़िया जर्नी रही जी। हाँ जी। चलिए करते हैं सीआरपीसी की क्लास आज की। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 47 तक डील कर चुके हैं सीआरपीसी में। वहाँ तक आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, है ना। तो आप 47 के बाद अगली धाराओं को डिस्कस करते हैं सीआरपीसी की। अगली धारा जो है 48, वो कह रहा है परस्यू ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिस्डिक्शंस। ठीक है, अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। देखिए आप लोगों को हमने बताया था कि हर पुलिस स्टेशन की एक सीमा है, उसका एक क्षेत्राधिकार है, जुरिस्डिक्शन है। जुरिस्डिक्शन हमने सीआरपीसी की कौन सी धारा में पढ़ा है? एनु जुरिस्डिक्शन को कहाँ बताया गया है? जी सर धारा धारा 2J में। बहुत बढ़िया। 2J में बताया है। मैंने बताया था कि आप जे से जुरिस्डिक्शन होता है, तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। कहीं आपसे जुरिस्डिक्शन के बारे में सवाल आए तो आप दिमाग लगाइएगा कि जे से जुरिस्डिक्शन है, और धारा 2 में ये सारी परिभाषाएं बताई गई हैं। एक तरह से निर्वचन खंड है वो सीआरपीसी का धारा 2। तो वहाँ 2J में बताया गया है जुरिस्डिक्शन क्या है। तो यहाँ 48 जो सेक्शन है वो कह रहा है, यहाँ आप लिख लीजिए, जुरिस्डिक्शन के ऊपर लिख लीजिए सेक्शन 2J, रिलेट करने के लिए, याद करने के लिए। ठीक है। तो ये कह रहा है वैसे तो पुलिस अधिकारियों के कार्य करने की क्षेत्राधिकार बने हुए हैं कि भाई जो जिस थाने में तैनात है उसी के थाने की सीमाओं में अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। लेकिन 48 कह रहा है कि आप पुलिस ऑफिसर में फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट एनी पर्सन whom he is authorized to arrest pursue such person into any place in India। तो सेक्शन 48 बता रहा है कि पुलिस अधिकारी भारत के किसी भी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है जिसको बिना वारंट गिरफ्तार करने का उसको राइट प्राप्त है। बिना वारंट गिरफ्तारी हमने कहा किस धारा में पढ़ी है सरजीत शर्मा जी? जी सर। बिना वारंट के सर कॉन्जिबल ऑफेंसर। हाँ वो तो सही है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिरफ्तार करेंगे। सर मैं सेक्शन पूछ रहा जी हूँ एक्चुअली। सर 2C में सर। 2C में सर। 2C में। 2C। धारा 41 है। 2C में तो कॉग्निजेबल बताया है शर्मा जी। सवाल को समझो पहले, हाँ मैं सर मैं क्या पूछ रहा हूँ। जी सवाल जी समझने के ही 80 नंबर हैं। अगर सवाल ही नहीं ढंग से समझोगे तो उसका जवाब कैसे दोगे? ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझ जी लीजिए अच्छी तरीके से। एग्ज़ाम हॉल के अंदर भी आपका पहला जो पर्पज़ होना चाहिए वो सवाल को समझना होना चाहिए। सवाल समझ लिया तो आप तभी तो अच्छे से जवाब दे पाओगे। जी एडवोकेट नैना जी, स्वागत है आपका क्लास में, मोस्ट वेलकम जी। तो 41 में बताया गया है कि विदाउट वारंट किसी व्यक्ति को पुलिस कब गिरफ्तार करेगी। तो सेक्शन 48 हमें ये बता रहा है कि उसको गिरफ्तारी के लिए वैसे तो बताया कि पुलिस का क्षेत्राधिकार है, पुलिस के थाने की सीमाएं हैं, थाने की सीमा के अंतर्गत उनको राइट प्राप्त होते हैं। लेकिन बिना वारंट के अगर कोई व्यक्ति भाग रहा है तो पुलिस जो है उसको भारत के किसी भी स्थान में गिरफ्तार कर सकती है। ये नहीं है कि वो थाना क्षेत्र उसने क्रॉस कर दिया तो वो कहेगा भाई यहाँ तो मेरी थाना क्षेत्र की सीमा समाप्त हो गई है, अब हाउ कैन आई अरेस्ट हिम। तो सेक्शन 48 अलाउ करता है कि वो भारत के किसी भी स्थान में से पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। इज दैट ओके? क्लियर है? क्लियर है सर। जी नैना जी, आपको आवाज़ आ रही है? आप क्लास से अच्छे से जुड़ गए हैं नैना जी? माइक खोलिए। यस सर। हाँ प्लीज़, वेलकम। ठीक है।
तो सेक्शन 48 आपको समझ आ गया होगा, ये MCQ में पूछा जा सकता है। और 49 कह रहा है कि नो नेसेसरी रेस्ट्रेंट, ये कह रहा द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रेस्ट्रेंट्स देन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप। 49 कह रहा है कि अनावश्यक अवरोध नहीं किया जाएगा। अनावश्यक अवरोध का मतलब क्या है? ये कह रहा है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध न किया जाएगा जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है। तो ये आवश्यकता जो है वो फैक्ट्स पे डिपेंड करती है। किसी व्यक्ति कोई जघन्य किस्म के अपराधी होते हैं, उनको रोकने के लिए अवरोध भी ज़्यादा लगाने पड़ सकते हैं कई बार। ठीक है, तो 49 कह रहा है कि जितना उसको भागने के लिए जितना रीजनेबल रेस्ट्रेंट चाहिए, उस रीजनेबल रेस्ट्रेंट से ज़्यादा उसको अवरुद्ध नहीं किया जाएगा। भाई मान लीजिए उसको हाथ पकड़ के आपने अरेस्ट कर लिया, ठीक है, या फिर वो उसको आपने हैंड कप कर दिया, है ना। ये नहीं है कि उसको आपने बेड़ी वेड़ी में जकड़ के और उसको डाल दिया, वो एक अलग परिस्थितियां हैं। ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जो ज़्यादा ही जघन्य किस्म के अपराधी होते हैं, उनके लिए विशेष आदेश कराए जाते हैं, तब उनको जो है रेस्ट्रेंट आवश्यकता से, मतलब कि एक सामान्य व्यक्ति से अधिक रेस्ट्रेंट किया जाता है। सामान्य बात जो है वो 49 बता रहा है। वो कह रहा है कि ज़्यादा रेस्ट्रेंट आप नहीं करेंगे, जितनी आवश्यकता हो किसी को रोकने के लिए, अवरुद्ध करने के लिए, केवल उतना ही रेस्ट्रेंट किया जाएगा उस व्यक्ति को। जयबुनिशा शैफी, समझ रहे हो आप? आवश्यक बल का ही प्रयोग किया जाएगा जितनी जरूरत है। बस 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 बस। और ये फैक्ट टू फैक्ट अलग हो सकता है। ये मैंने बताया है कि ये डिपेंड करता है कि सामने वाला व्यक्ति किस कैलिबर का है ना, तो उसके लिए आवश्यकता कम ज़्यादा हो सकती है। समझ आया भाई? क्लियर है? सेक्शन 50 बात करता है पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल। तो सेक्शन जो धारा 50 है वो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तला दी जाती है। सेक्शन 50 ये व्यवस्था करता है CRPC का। देखते हैं इसकी बॉडी क्या कहती है। सेक्शन 50 का फर्स्ट क्लॉज कह रहा है कि एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन अरेस्टिंग एनी पर्सन विदाउट वारंट shall forthwith communicate to him full particulars of the offence for which he is arrested or other grounds for such arrest। तो जो 50 का क्लोज 1 है वो कह रहा है कि जिस व्यक्ति को कोई पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति वारंट के बिना गिरफ्तार कर रहा है, तो वो उसको क्या बताएगा? उसको बताएगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, रीजन्स क्या है आपकी गिरफ्तारी के, आधार क्या है आपकी गिरफ्तारी के। ठीक है ना। तो 50 का एक तो ये कह रहा है, और सेकंड कह रहा है कि वेयर अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन अदर देन ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, ही शैल इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड दैट ही इज एंटाइटल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन बेल एंड दैट ही मे अरेंज फॉर श्योरिटीज ऑन हिज बिहाफ। और जो सेकंड पार्ट कह रहा है वो कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार यदि किया जा रहा है जो अजमानती अपराध के से अतिरिक्त होता है, अलग होता है। ये कह रहा है कि जहाँ कोई पुलिस अधिकारी अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न, तो अजमानती अपराध के व्यक्ति से भिन्न कौन व्यक्ति होगा? जो जमानती अपराध के लिए, जो जमानती अपराध किया है जिसने, और उस होगा सर। हाँ, बेलेबल ऑफेंस की बात कर रहा है 50 का सेकंड। ठीक है, समझ आया? सेक्शन 42। हाँ, 50 का क्लोज 2, 52 नहीं, 50 का क्लोज 2। तो ये कह रहा है कि अगर किसी नहीं सर, जो 42 हाँ क्या कह रहे सर, जो 42 में प्रोविजन है ना सर, हाँ मैं कह रहा हूँ सर, जो 42 में प्रोविजन है सर, उसके तहत, जिसमें नाम पता बताने की वजह से वो अरेस्ट कर लेता है, जमानती अपराध में भी अरेस्ट कर लेता है, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस में भी गिरफ्तारी है 42 में। ठीक है, तो यहाँ सेकंड ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको अरेस्ट किया है पुलिस ने और वो मामला जो है वो है जमानती है, तो वैसी अवस्था में वो पुलिस अधिकारी या कोई गिरफ्तार करने वाला जो व्यक्ति है वो क्या कहेगा? उसको कहेगा कि भाई आपका जो ये मसला है जिसमें आपको हमने अरेस्ट किया है ये बेलेबल है,
और बेलेबल होने के नाते आपको अधिकार है एज ए राइट। देखिए जो जमानती अपराध में जो बेल दी जाती है अभियुक्त को, वो उसका अधिकार है। कौन सी धारा में प्रावधान है सीआरपीसी की बेल का, जमानती अपराधों में बेल का कौन सी धारा में अपराध है? कल्पना चौहान। कल्पना, जी सर। कौन सी धारा में बेलेबल ऑफेंस में जमानत देने को एज ए राइट बताया गया है? सर याद नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया, एनु बताएंगी। 433 है, हाँ 437 में। नहीं, थोड़ा सा आप एक धारा आगे जंप कर गए अमित। 436 में है, 437 में तो अजमानती अपराधों में बेल देने का मामला होता है। 436 है जमानती अपराधों के लिए। जी एडवोकेट नैना जी, सही कह रहा हूँ मैं? हाँ जी सर। 436 सीआरपीसी में प्रावधान है जहाँ जमानती अपराधों के लिए जमानत को जो है अभियुक्त को एज ए राइट बताया गया है कि उसका अधिकार है, वो अधिकार स्वरूप उसको बेल ले लेगा। ठीक है। और नॉन बेलेबल में क्या है कि नॉन बेलेबल में डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट हो जाता है, वो कोर्ट डिस्क्रिशन का मामला बन जाता है। कोर्ट को अच्छा लगता है, कोर्ट को वो विवेकीय शक्ति है फिर 37, 38, 39 अगली धाराओं में। ठीक है जी। तनुज जी, क्लियर हो रहा है भाई सीआरपीसी? चलिए, तो 50 के दोनों क्लॉज आपको समझ आ गए 50 के? एनु आगे सर। जी सर। चलिए आगे 50A एक इसमें ये धारा जोड़ी गई, और ये धारा कब जोड़ी गई? ये जोड़ी गई है भाई क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2005 है, और जिसको इफ़ेक्ट प्राप्त हुआ है 23/6/2006 से। इससे पहले ये धारा यहाँ नहीं थी। 50A ये क्या कह रहा है? 50A कह रहा है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एटसेट्रा टू ए नॉमिनेटेड पर्सन। तो 50 के कह रहा है, 50 का ए कह रहा है कि गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उस व्यक्ति को तो सूचना दी ही जानी है, उसके अलावा उससे ये पूछा जाएगा कि भाई आप किस व्यक्ति को सूचित कराना चाहते हैं कि आप अरेस्ट हो गए हैं। आपका कोई मित्र हो सकता है, भाई बंधु हो सकता है, परिवार का सदस्य हो सकता है। तो 50A यही कह रहा है। ये कह रहा है कि एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस कोड shall forthwith give the information regarding such arrest and place where the arrested person is being held to any of his friends, relatives of such other persons as may be disclosed or nominated by the arrested person for the purpose of giving such information। तो 50A ये कह रहा है कि इस संहिता के अधीन कोई गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा जा रहा है, मतलब कि उसको गिरफ्तार करने के बाद कहाँ हेल्ड किया जा रहा है, कहाँ रखा जा रहा है, तो इस बारे में जानकारी उसके मित्रों, नातेदारों या अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजन के लिए प्रकट या नाम निर्दिष्ट किया जाए तुरंत देगा, फोर्थविथ। तो उसको 50 में तो ये बताया था कि उसको सूचित करेगा एक्यूज को कि भाई आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। 50 के 2 में ये बताया कि भाई अगर वो मामला ऐसा है कि जो जमानती हैं तो उसको कहा जाएगा कि भाई आप जमानती मामले में अरेस्ट किए गए हैं, अब आप जो है श्योरिटी का प्रबंध कर लीजिए तो हम आपको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा आपको। और 50A कह रहा है कि अब आप अरेस्ट कर लिए गए हैं तो आप ऐसे व्यक्ति को, कोई आपका मित्र है, रिश्तेदार है या अन्य कोई व्यक्ति है जिसे आप सूचना देना चाहें, वो सूचना उसको दिलवा सकता है। इज दैट क्लियर? सदफ समझ आ रहा है?
जी गुड इवनिंग सर। जी सर। हाँ, गुड इवनिंग। तो 50A का सेकंड क्लोज कह रहा है कि द पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द अरेस्ट पर्सन ऑफ हिज राइट्स अंडर सबसेक्शन 1 एज सून एज ही इज ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन। और सेकंड कह रहा है कि पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जैसे ही वह पुलिस थाने में लाया जाता है उपधारा 1 के अधीन उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा। तो 50(1) में क्या अधिकार पढ़ के आए हैं एनू सेक्शन 50A के क्लोज। हाँ बताइए। सॉरी, क्या पूछा आपने? मैंने ये पूछा है कि सेक्शन 50A के क्लॉज 1 में क्या अधिकार दिया गया है एक्यूज को। ये कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है किसी, तो उसके रिलेटिव्स हो या फिर अन्य कोई ऐसा व्यक्ति हो, उसकी जानकारी देना। कुल मिला के आप शुद्ध भाषा में ये कह सकते हैं कि वो अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को इस बात की सूचना देने के लिए नाम निर्दिष्ट कर सकता है कि भाई मुझे यहाँ अरेस्ट कर लिया गया है, सच एंड सच अपराध में अरेस्ट कर लिया गया है, फला थाने की पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। ऐसी सूचना देने का राइट, ऐसी सूचना प्रदान करवाने का राइट 50A का क्लोज 1 देता है। तो 2 यही कह रहा है कि जो पुलिस अधिकारी है वो पुलिस थाने में जैसे ही उसे लाया जाएगा, किसे, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, तो वो तुरंत उपधारा 1 के अधीन जो उसको राइट मिला हुआ है उस राइट का एग्जीक्यूशन करेगा, सूचित करेगा तत्काल। ये इसकी ड्यूटी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ सेकंड में क्या है, इंग्लिश वर्जन पढ़ें तो क्या कह रहा था, पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म, तो शैल को अंडरलाइन कर लीजिए। जहाँ आपको कानून की भाषा में शैल आ जाए लिखा हुआ, तो शैल का मतलब है कि दैट इज़ मैंडेटरी प्रोविज़न, दैट इज़ नॉट ए डिस्क्रिशनरी प्रोविज़न। समझे, 2 प्रकार के प्रोविज़न हम लोग कानून में पढ़ते हैं, मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी। तो जहाँ मैंडेटरी है वहाँ शैल आएगा, और जहाँ डिस्क्रिशनरी है वहाँ क्या शब्द आता है अमित? मे आएगा, मे आता है वहाँ। तो कानून की भाषा को समझने के लिए, बेरेक्ट की भाषा को समझने के लिए इन 2 शब्दों का अंतर आप बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लीजिए। जहाँ मे शब्द आ गया तो वो गेंद कहाँ है, कोर्ट के पाले में है। कोर्ट चाहे तो अपना विवेकीय जो उसको राइट है उसको प्रयोग करे, और ना चाहे तो ना करे। और जहाँ शैल आ जाए तो शैल का मतलब है कि ये एक्यूज़ का राइट है, एक्यूज उस राइट को जो है अधिकार स्वरूप प्रयोग में लाएगा। ठीक है भाई। नंबर 3 कह रहा है एन एंट्री ऑफ द फैक्ट, an entry of the fact as to who has been informed of the arrest of such person shall be made in a book to be kept in the police station in such form as may be prescribed in this behalf by the state government। तो 3 नंबर ये कह रहा है कि ऐसे ये हवाओं में नहीं चलेगा कि भी सूचना दे दी हमने। उसके लिए 50 के क्लॉज 3 में, 50A के क्लॉज 3 में एक बुक की व्यवस्था भी की गई है। वो कह रहा है कि इस तथ्य की प्रविष्टि के लिए ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की इतला किसे दी गई है, पुलिस थाने में रखी जाने वाली पुस्तक में ऐसे प्रारूप में जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित की जाएगी। तो राज्य सरकार के द्वारा कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में एक बुक तैयार की जाएगी और उस बुक में एंट्री की जाएगी कि सच एंड सच व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, इस टाइम अरेस्ट किया गया, और इसके द्वारा इस व्यक्ति का नाम, पता, फ़ोन नंबर हमें बताया गया और इस व्यक्ति को हमने सूचित किया फला व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए। ठीक है भाई। 50A का क्लॉज 4 कह रहा है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट बिफोर whom such arrested person is produced to satisfy himself that the requirements of subsection 2 and subsection 3 have been complied with in respect of such arrested person। और नंबर 4 ये कह रहा है कि उस मजिस्ट्रेट का जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति पेश किया जाता है, यह कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान करे कि उपधारा 2 और उपधारा 3 की अपेक्षाओं का ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में अनुपालन किया गया है या नहीं किया गया है। जब मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट को पूछना चाहिए कि भाई आपने इस व्यक्ति की अरेस्ट की मेमो जो तैयार की उसकी सूचना आपने
इसके किस रिश्तेदार को दी, किस मित्र को दी, उसके बारे में ड्यूटी बाउंड किया गया है 50A के क्लॉज 4 में उस मजिस्ट्रेट को, जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष वो प्रस्तुत किया जाएगा। किस लिए प्रस्तुत किया जाता है मजिस्ट्रेट के समक्ष? गिरफ्तार किया गया व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष किस लिए प्रस्तुत किया जाता है सदप? सर कंफर्म करने के लिए कि उसके घर वालों को किसी को सूचना दी गई या नहीं दी। नहीं, मेरा सवाल दूसरा है। नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है सर कि 24 आवर्स के अंदर आप मजिस्ट्रेट के समक्ष लेकर जाना ही मैंडेटरी है। बिल्कुल नहीं, मैंडेटरी तो है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है जी। देखिए आप लोग सभी क्लास मेंबर से मैं बार बार ये कहता हूँ कि पहले आप सवाल को अच्छे से समझा करें कि पूछा क्या जा रहा है। मैंने पूछा ये है कि किस लिए वहाँ प्रस्तुत किया जाता है। 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे वो मैं पूछ ही नहीं रहा। मेरा सवाल तो डायरेक्ट ये है कि वहाँ उसको जो मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, प्रस्तुत किए जाने का पर्पज क्या है? सर 164 के लिए उसका स्टेटमेंट के लिए क्या करेंगे ना, उसको और कोई स्टेटमेंट लिखेंगे मजिस्ट्रेट, और कोई माइका लाल या लाली जो बताए। इसके अलावा सर और कोई लॉजिक है वो हमें पता नहीं। हाँ जी, एनू, नैना जी आप बताइए। पता नहीं। नैना जी आप बताइए कि क्यों मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? नैना जी आवाज़ आ रही है मेरी? सर आवाज सबको आ रही, लेकिन आंसर नहीं आ रहा किसी के भी। अरे नहीं, आंसर ना आए तो बता दो ना, इसमें कोई शर्माने की, झिझकने की बात थोड़ी है। इसमें जो प्रोविजन दी है ना 85 में, हाँ 2 और 3, इसका कंफर्मेशन मजिस्ट्रेट करेगा। ये ड्यूटी बाउंड है। अरे वो अमित भाई, वो घर वालों को किसको सूचना दी गई है या नहीं दी गई? वो तो 50(4) में मैंने समझा दिया, बता दिया। मैंने एक दीगर क्वेश्चन किया था इस धारा से हट के। तनुज भाटी जी आप सुन पा रहे हो तो आप बताइए कि भाई वहाँ मजिस्ट्रेट के समक्ष जो प्रस्तुत किया जाना है व्यक्ति, गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, उसका क्या पर्पज है गिरफ्तारी का? व्हाट इज द पर्पज ऑफ दैट? मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे क्यों ले जाया जा रहा है? व्हाई? तनुज भाटी जी आप बताइए। वो संज्ञान लेगा कि जुडिशियल कस्टडी है या मजिस्ट्रेट कस्टडी है, जो उन चीजों पर देखेगा, मजिस्ट्रेट कंफर्म करेगा कि भाई ये बनता है नहीं बनता है। जी जी, चलिए, बिल्कुल सही जवाब दिया अमित भाटिया आपने। एक्चुअली 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस नहीं रख सकती किसी गिरफ्तार व्यक्ति को। उसको आगे जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी जैसी भी मजिस्ट्रेट चाहे, जैसी भी परिस्थितियां हो, तो उसको JCR या PCR बोला जाता है। 167 जब हम पढ़ेंगे आगे, 167 CRPC जब आगे आएगा तब हम उसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो वो उस पर्पज के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाता है कि मजिस्ट्रेट साहब अब जो है इसको या तो JCR में भेजेंगे या PCR में। अगर पुलिस ने रिक्वेस्ट की कि सर हमें आवश्यकता है इसकी, और अभी इन्वेस्टिगेशन, इससे कुछ पूछताछ की जानी है, इससे कुछ रिकवरी की जानी है मुकदमे से संबंधित, घटना से संबंधित, तो वैसी अवस्था में 167 में प्रावधान है, जब हम 167 पढ़ेंगे वहाँ बताया जाएगा कि भाई वो मजिस्ट्रेट देखेगा, और वो देखेगा कि अगर PCR की आवश्यकता है तो वो PCR उसको अलाउ कर देगा, और PCR लगता है मजिस्ट्रेट को नहीं कि PCR की कोई आवश्यकता नहीं है, PCR बोले तो पुलिस कस्टडी रिमांड, और JCR बोले तो जुडिशियल कस्टडी रिमांड, ये 2 प्रकार के रिमांड हैं। ठीक है, तो वैसी अवस्था में वो पर्पज है वहाँ ले जाने का। समझ आ गया सदब? जी सर। हाँ, चलिए अगला सेक्शन 51 बात कर रहा है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स। जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसकी तलाशी के बारे में धारा 51 प्रावधान करती है CRPC के। ये कह रहा है व्हेनेवर अ पर्सन इज अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर अंडर ए वारंट
which does not provide for the taking of bail, or under a warrant which provides for the taking of bail but the person arrested cannot furnish bail। तो 51वें का पहला पैराग्राफ ये कह रहा है कि जब कभी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने का उपबंध नहीं करता है, ठीक है, नॉन बेलेबल है मामला, ठीक है, या ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने का उपबंध करता है, यानी कि बेलेबल कोई वारंट है। दो प्रकार के वारंट होते हैं ना, बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट, ठीक है। यहाँ दोनों ही वारंट के विषय में बात कर रहा है 51 का पहला पार्ट। कुछ नेटवर्क इशू हो गया था मेरी साइड पे ना, तो जी सर। चलिए, क्या पढ़ रहे थे हम? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। और 51 का जो पहला पैराग्राफ है वो बता रहा है कि या तो व्यक्ति NBW के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा या BW के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है। और कई बार बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जाता है, जो हम पीछे पढ़ के ही आए हैं। तो ये कह रहा है कि whenever a person is arrested without warrant or by a private person under a warrant and cannot legally be admitted to bail or is unable to furnish bail। और सेकंड पैराग्राफ कह रहा है कि जब कभी कोई व्यक्ति वारंट के बिना या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है और वैध रूप से उसकी जमानत नहीं ली जा सकती है या वह जमानत देने में असमर्थ है। देखिए, एक व्यवस्था तो ये है कि वो नॉन बेलेबल मामला है, उसको बेल ही नहीं दी जा सकती। दूसरी अवस्था ये है कि भाई उसको बेल का राइट तो है और उसे सूचित भी कर दिया गया है कि भाई देखिए, आपको जमानत का अधिकार है, लेकिन जमानत का अधिकार आपको तभी तो प्राप्त होगा जब आप जमानती प्रस्तुत करेंगे। तो वैसी अवस्था में वो जमानती प्रस्तुत करने में असमर्थ है या वो विलिंग नहीं है। दो बातें हो सकती हैं कि या तो वो व्यक्ति जमानत लेने में जमानती देने में असमर्थ हो रहा है किसी वजह से, उसको जमानती नहीं मिल पा रहे हैं, उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, या पैसे का अभाव है, या कोई भी व्हाट्सएवर कुछ भी हो सकता है। एक अवस्था ये भी हो सकती है कि उसको बता दिया गया कि भाई ये बेलेबल है मामला, आप चाहें तो जमानत दें, और अगला कह रहा है कि मुझे तो जेल जाना है, मैं देता ही नहीं जमानत, है मेरे पास जमानती भी है, सब कुछ है, पर मुझे नहीं देनी बेल। कुछ रीजंस ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो तब कह रहा है कि द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट और व्हेन द अरेस्ट इज मेड बाय अ प्राइवेट पर्सन, द पुलिस ऑफिसर टू हुम ही मेक्स ओवर द पर्सन अरेस्टेड may search such person and place in safe custody all articles other than necessary wearing apparel found upon him, and where any article is seized from the arrested person, a receipt showing the article taken in possession by the police officer shall be given to such person। ये कह रहा है कि तब गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी या जब गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है, तब वह पुलिस अधिकारी जिसे वह व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सौंपता है। प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी हमने किस धारा में पढ़ी है, सदप बताएगी, कोई नहीं बोलेगा। जिसका नाम लूँ वही जवाब दे, वो पास कर दे तो अगला व्यक्ति बोले सदप। आप बताइए, प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी हमने CRPC की किस धारा में पढ़ी है? सर 43 में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। 43 में बताया गया है कि कोई प्राइवेट व्यक्ति भी किसी अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है, और उसका क्या दायित्व होता है, वो थानेदार थोड़ी है, उसने अरेस्ट कर लिया और वो एज सून एज पॉसिबल जो है उसको किसको सुपुर्द करना है, उसको जो संबंधित पुलिस अधिकारी है उसको ले जाकर सौंप देगा, भैया इसे आफत को पकड़ो, संभालो अपने को, है ना। हालांकि ये धाराएं जो हैं ये फालतू फंड की लिखी हुई हैं, कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी को गिरफ्तार नहीं करता, है ना। कोई देखा है अपराधी को पकड़ते हुए? अपराधी अपराध करते रहते हैं और सोसाइटी चलती रहती है। इज दैट ओके? सर एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरे साथ में बेलेबल ऑफेंस था, और लेकिन कोई मेडिकल से रिलेटेड वो था, मेडिकल स्टोर से कोई का, और वो बेलेबल ऑफेंस था, लेकिन पुलिस वालों ने मजिस्ट्रेट के आगे कह दिया जी इसे जेल भेजना, हमने पैसे ले लिए,
और मैंने उसमें बेल एप्लीकेशन मूव कर दी, तो मजिस्ट्रेट ने बेल एप्लीकेशन को सुनने से पहले ही जेल भेज दिया। नहीं, वो तो मजिस्ट्रेट मतलब ये होता है, वो मजिस्ट्रेट साहब जो है वो अगेंस्ट द लॉ काम कर रहे थे, उनको कोई राइट नहीं था उसे जेल भेजने का। ये है कि ये लिख के भेज दिया होगा कि मैंने जमानत का इसको राइट दिया, लेकिन इसने जमानती प्रस्तुत नहीं की है, इसलिए इसको जेल भेजा जा रहा है। नहीं सर, उसमें जैसे 1 और 2 होते हैं ना किसी सेक्शन के, एक में तो अवेलेबल था, एक में अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने उसको नहीं करके उन्होंने रिमांड लिया, कोई उपस्थित नहीं दिखाया ना बेल का दिखाया, और बस उसको रिमांड उन्होंने स्वीकृत करके जेल भेज दिया। मैंने बेल पे साथ के साथ बेल फाइल किया, लेकिन उन्होंने बेल पे डेट लगा दिया बाद में कि अब तो जेल भेज दिया, मतलब किया इलीगल। तो मेरा कहने का मतलब है कि मजिस्ट्रेट भी पुलिस को ही कोऑपरेट करते हैं। सही बात है, वो प्रो गवर्नमेंट होते हैं। लेकिन सर वहाँ पे जैसे सर बता रहे हैं कि नॉन अवेलेबल भी था और अवेलेबल भी था, तो उसमें ये है सीआरपीसी में इसी में ही प्रोविजन कि अगर ऐसे दोनों केस है तो वो नॉन अवेलेबल ही माना जाएगा। इसलिए नहीं दी वो उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, कैटेगरी नहीं थी, वो फर्स्ट टाइम ऑफेंस था जिसमें ये कहा गया कि अगर प्रथम बार जमानती है, सेकंड टाइम सब्सिक्वेंटली, और अगर दोबारा से करता है तो नॉन अवेलेबल है। तो उसका फर्स्ट टाइम था, लेकिन मजिस्ट्रेट ने उसको भेज दिया। तो ये कभी कभी अपनी दादागिरी दिखाते हैं। सही बात है। अच्छा। हालांकि वो मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा जो किया गया कृत्य है वो बिल्कुल असंवैधानिक था। बेलेबल मामले में अगर जमानत प्रार्थना पत्र भी नहीं आ रहा है, तब भी मजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी है कि वो रिमांड सीट पे ही जमानत का आदेश करे और बताए मुलजिम को कि मैंने आपकी जमानत स्वीकृत। 51 में भी ऐसा कर देते हैं, जिसको जेल भेजना है उसको तो भेज देते हैं और बाकी को दे देते हैं। सर आपको भी पता है, हमें पता है। ये तो देखिए, वो ये जो धाराएं हम पढ़ रहे हैं, हम एकेडमिक लेवल से पढ़ रहे हैं, हालांकि इसी से सारा प्रोसीजर चलता है, लेकिन जो वो मुठमर्दी की धारा है वो तो अलग ही है ना, जो उनको अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं जी। तो क्या कहाँ थे हम थे कि तब गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति या जब गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है, तब वह पुलिस अधिकारी जिसे वह व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सौंपता है, उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है और पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर उसके पास पाई गई सब वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता है। और जहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई वस्तु अभिगृहित की जाती है, वहां ऐसे व्यक्ति को एक रसीद दी जाएगी जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में ली गई वस्तुएं प्रदर्शित की जाएंगी। तो जो पहनने के कपड़े हैं, जो आवश्यक वस्त्र हैं उसके शरीर पर रहने चाहिए, वो तो छोड़े दिए जाएंगे, कपड़े तो उतरवाएंगे नहीं। बाकी उसके अलावा जो और आर्टिकल्स हैं, उसके पास मोबाइल है, घड़ी है ना, व्हाट्सएवर, जो आप जेल में लेके नहीं जा सकते। जमा तलाशी से, हाँ, ये जामा तलाशी ही है, ठीक है। तो अरेस्टिंग मेमो बोलते हैं सर। हाँ, तो उसको वो तलाशी में उसकी एंट्री करेंगे कि भाई इसके पास में ये मोबाइल मिला है, ये घड़ी मिली है, सोने की चेन मिली है, फलाना मिला है, ढिमका मिला है, उसकी सूची बनाएंगे और उसको थाने के माल खाने में जमा कर देंगे सुरक्षित अभिरक्षा में, और उसको एक रसीद देंगे कि भाई आपसे हमने ये चीज़ें प्राप्त की हैं। और 51 का सेकंड कह रहा है कि वेन एवर इट इज़ नेसेसरी टू cause a female to be searched, the search shall be made by another female with strict regard to decency। और ये कह रहा कि जब कभी किसी स्त्री की तलाशी कराना आवश्यक हो, तब ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री के द्वारा ही की जाएगी। यानी कि किसी स्त्री की तलाशी कोई पुरुष नहीं लेगा, और स्त्री भी लेगी तो वो भी डिसेंसी का ध्यान रखते हुए लेगी। मतलब ऊल जलूल तरीके से वो भी उसकी तलाशी नहीं लेगी। डिसेंसी आप समझ रहे हो ना, तलाशी लेने के दौरान, ठीक है। और सेक्शन सर ये सारी चीजें तो जीडी में लिखी हुई होती है। क्या सर मतलब जब तलाशी वगैरह लेते हैं सारी सब चीज वो अपनी जीडी में लिखते हैं। वो जीडी में तो एंट्री करेंगे, इससे हमें ये प्राप्त हुई है, ये चीज मिला है, जीडी में तो एंट्री करेंगे गिरफ्तार करते हैं, उसकी रिसिट भी देंगे उसको, एक्यूज को एक रसीद भी देंगे। में भी होता है, अरेस्टिंग मेमो भी बनाते हैं। बिल्कुल जी, अरेस्टिंग मेमो में भी होता है और जीडी में भी। जी।
सेक्शन 52 जो है वो सिंपल बात कर रहा है, वो कह रहा है कि पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। यदि किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई वो मिलते हैं, वेपन्स मिलते हैं, तो उनको यहाँ 52 में राइट है कि उनको सीज किया जाए। समझे? ये कह रहा था ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस कोड मे टेक फ्रॉम द पर्सन अरेस्टेड एनी ऑफेंसिव वेपन्स विच ही हैज़ अबाउट his person and shall deliver all weapons to taken to the court of officer before which or whom the officer or person making the arrest is required by this code to produce the weapon arrested. the person arrested. ये कह रहा कि वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस संहिता के अधीन गिरफ्तारी करता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई आक्रामक आयुध जो उसके शरीर पर हो ले सकता है, ठीक है, और ऐसे लिए गए सब आयुध उस न्यायालय अधिकारी को प्रदत्त करेगा जिसके समक्ष वह अधिकारी या गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश करने के लिए इस संहिता द्वारा अपेक्षित है। तो जो हथियार उससे मिलते हैं वो हथियार भी प्रस्तुत किए जाते हैं साथ में कि सर ये बंदा हमने अरेस्ट किया है, ये इससे हथियार मिला है। कोई भी हथियार हो सकता है, पिस्टल हो सकती है, बंदूक हो सकता है, कोई चाकू छुरा हो सकता है, व्हाट्सोएवर आक्रामक आयुध है तो वो 52 में सीज किया जाएगा। और सीजर जब उसको आर्म्स एक्ट लगेगा इसमें तो, हाँ वो आर्म्स एक्ट 25 या 24 हाँ, 25/4 27 हाँ 25-27 हाँ वो डिपेंड करेगा क्या हथियार है, क्या मसला है, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो मेन अपराध है उसके साथ साथ एक अलग क्राइम नंबर में दफ़ा 25 का मुकदमा या दफ़ा जो भी 25/4 का मुकदमा जो भी बनाए पुलिस, वो अलग क्राइम नंबर उसका पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा कि एक ही क्राइम नंबर में उसका मेन कोर्स का जो अपराध है वो होगा, और साथ ही साथ यदि उससे कोई हथियार की बरामदगी होती है तो वैसी बरामदगी के लिए जैसी भी अवस्था हो वैसा जो है मुकदमा जो आर्म्स एक्ट है उसके अंतर्गत अलग से एक FIR कटेगी। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? कनेक्टेड केस होगा वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई एक तो आप ये बताओ कि आप लोग आमना मैम मुझे बता रही थी कि उनकी क्लास में आप हाजिर नहीं आ रहे हैं, लोकल एक्ट नहीं पढ़ने क्या आपको? भाई अगर लोकल एक्ट में आपका इंटरेस्ट ना हो, पढ़ने तो है हाँ, पर कभी कभी ऐसा लेट हो जाते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं। देखिए सर यही हाल मेरे साथ हो रहा है सर, थक जाते हैं, जिस पर्पज के लिए लेट आना होता है, हाँ जिस पर्पज के लिए आप लोग लगे हुए हैं ये थकान वकान को भूल जाइए, है ना। तो मेरे आपसे यही निवेदन मैं करना चाहूँगा कि आप जो है जितने भी लेक्चर आपको मिले वो सारे लेक्चर आप लें, तभी आपका तैयारी का जो नतीजा आपके सामने वो अच्छा आएगा। अब आप ये मान के चलें कि कोई भी आपका जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम जो है यूपी के अंदर, चाहे वो HJS हो चाहे वो PCSJ हो, लोकल एक्ट के बिना आपकी नैया पार नहीं होने वाली है। भाई अगर आपको लोकल एक्ट ना पढ़ने हो तो मैं वहाँ कोई दूसरा एक्ट लगवा दूँ जो सेंट्रल एक्ट हो। तो मैम कह रही थी मुझे कि देखिए पिछले 3-4 दिन से मैं बाहर था तो मैं नहीं क्लास ले पा रहा था, तो मैम का कॉल आया था कि भाई बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं। तो या तो रीज़न ये है कि आपको उनका बताया हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा क्या, जो वो पढ़ाती हैं बहुत अच्छा पढ़ाती हैं मैम, मेरे से भी बढ़िया पढ़ाती हैं, है ना। तो भाई आप सभी क्लासेस अटेंड करें। जब आप यहाँ हमें कुछ व्यवस्था शुल्क भी दे रहे हैं तो उसका आप पूरा दोहन करें। क्यों भाई? कल्पना चौहान भी क्लास से गायब रहती है मैम की, वो कह रही थी कल्पना भी नहीं आ रही क्लास में। क्यों कल्पना जी? हेलो जी, भरत सर का कोई मैसेज तो नहीं है? उनकी क्लास तो है जी। सर अभी तो कोई मैसेज नहीं है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं?